नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नोटबंदी एक ऐसी घटना है कि एक साथ भारत की पूरी आबादी प्रभावित हुई है। पुराने आर्थिक संबंध बदल रहे हैं और नई आर्थिक संस्कृति की आहट है। इसके अच्छे बुरे इतने आयाम हैं कि एटीएम के बाहर की कतारों से पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। नोटबंदी का फैसला लागू हो चुका है और इस योजना की सब तारीफ कर रहे हैं, मगर तारीफ करने वाले भी बाद में लेकिन जोड़ देते हैं। उनके लेकिन का एक ही मतलब है कि क्या वाकई अमीर लोगों की नींद खराब हो गई है? वो कौन अमीर हैं जिसकी नींद उड़ गई है? हमारी तरफ से भी आपके लिए एक लेकिन है, वो ये कि नोट बदलने से संबंधित सभी सरकारी सूचनाओं को आप ध्यान से सुनें, याद रखें और दूसरे को बताएं भी। जितना सरकार कहती है नियम के अनुसार वही कीजिए। इस मामले में कई फैसले लगातार आ भी रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 50 किलो सब्जी लेकर जो जाएगा उसको सरकारी बसों में टिकट नहीं देने होंगे। कई एयरपोर्ट पे पार्किंग फ्री कर दी गई है। स्कूल कॉलेज चेक से पैसा ले सकते हैं। ये महाराष्ट्र कॉलेज सरकार का फैसला है कि वो डिमांड ड्राफ्ट की जिद ना करें। केंद्र सरकार ने भी कुछ बदलाव किए अपने फैसलों में कि एटीएम से आप 2000 की जगह 2500 निकाल सकते हैं। बैंक से 4000 की जगह 4500 पुराने नोट बदल सकते हैं। चेक से आप 24,000 रुपए एक हफ्ते में निकाल सकते हैं। यह आप पे है कि आप एक ही दिन में निकाल लीजिए या हफ्ते में कभी भी निकाल लीजिए। 3 महीने पुराने करंट अकाउंट से एक हफ्ते में 50,000 निकाल सकते हैं। सभी नेशनल हाईवे पर 18 नवंबर की मध्य रात्रि तक कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। बिजली, पानी के बिल, पेट्रोल, टैक्स, फीस और कोऑपरेटिव स्टोर में पुराने नोट अभी भी लिए जा रहे हैं। इसकी समय सीमा बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोगों को अप्रत्याशित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को रबी की बुवाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। शादियों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इन लोगों की परेशानी का फैसले के विरोध से कोई लेना देना नहीं है। गांव में हालत और खराब है। मध्य प्रदेश के सागर में 69 साल के विनोद पांडे सरकारी बैंक में अपना पैसा बदलवाने गए, घंटों कतार में रहे और बेहोश होकर गिर पड़े, वहीं मर गए। विनोद के परिवार वालों का आरोप है कि बैंक की कुव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। यूपी के फिरोजाबाद में एक नर्सिंग होम ने नवजात बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। जन्म के 7 घंटे के भीतर बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि उनके पास पुराने नोट थे, इसलिए डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। नए नोट ना होने की वजह से बच्चे का पार्थिव शरीर भी ले जाने नहीं दिया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शव को सौंपा गया। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने तो यही कहा था कि पैसे लेकर आए तभी छुट्टी होगी। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टरों को छूट भी नहीं है कि वे 500 और 1000 के पुराने नोट ले सकें। सरकारी अस्पताल में आप दे सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक की मैं बात कर रहा हूं। कई जगह सुनने को मिल रहा है कि बिना पैसे दिए मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा रही। न्यूज वेबसाइट हफिंगटन पोस्ट ने इन नोटबंदी के बाद 4 दिनों में हुई मौत जो खबरें छपी हैं उनको एक जगह संकलित किया है। उनके अनुसार कम से कम देश भर में 15 ऐसी मौतें हुई हैं। कांग्रेस ने कहा कि 23 ऐसी मौतें हुई हैं जिनका संबंध नोटबंदी के आसपास की परिस्थितियों से है। जैसे मुंबई के अस्पताल ने नवजात बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया, बच्चे की मौत हो गई। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही पुराने नोट लिए जा सकते हैं, यही नियम है। विशाखापत्तनम में 18 महीने का एक बच्चा मर गया क्योंकि दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। प्राइवेट अस्पताल ने पुराना नोट नहीं लिया। मैनपुरी में 1 साल के बच्चे का इलाज नहीं हुआ। माँ बाप के पास 100 के नोट नहीं थे, पुराने ही नोट थे, वो भी मर गया। राजस्थान के पाली जिले में एम्बुलेंस ने नवजात को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। जब तक मेघवाल साहब 100 रुपए के नोट लेकर आते बच्चा मर चुका था। यूपी के कुशीनगर में एक धोबन जब 1000 के 2 नोट लेकर जमा करने पहुंची तो पता चला कि रद्दी हो गए हैं, सदमे से मर गई। तेलंगाना में एक 55 साल की महिला को लगा कि 54 लाख बेकार हो गए। जमीन बेची थी पति के इलाज के लिए, बेटी के दहेज के लिए, उसने आत्महत्या कर ली। हावड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो एटीएम से पैसे नहीं लाई। पति को शिकायत थी कि और ज्यादा इंतजार कर सकती थी। बिहार के कैमूर में 45 साल का एक शख्स हार्ट अटैक से मर गया। उसे लगा कि उसकी बेटी की बहू पुराने नोट नहीं लेगी, 35,000 रुपए बचाए थे। केरल में 45 साल का एक आदमी जब 5 लाख जमा करने पहुंचा, दूसरे दिन भी तो नाकाम रहा। दूसरी मंजिल से फिसल कर गिर गया, मर गया। गुजरात में 47 साल का किसान पुराने नोट बदलते वक्त हार्ट अटैक से मर गया। अभी तक बैंक के कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत की है और लोगों ने भी बैंकों के बाहर धीरज का ही परिचय दिया है। यूपी के संभल और मऊ और दिल्ली से बैंकों में कहीं कहीं अफरा तफरी की खबरें आई हैं, मगर ज्यादातर जगहों पर परेशानी है, परंतु शांति के साथ लोग कतार में हैं और काम हो रहा है। कई इलाकों से सुनने को मिल रहा है कि नेताओं
कई हलकों से सुनने को मिल रहा है कि नेताओं और काले धन के माहिर लोगों ने अपने पैसे का बंदोबस्त कर लिया है। ऐसी खबरें आमतौर पर अपुष्ट होती हैं, मगर जो भी पैसे वाले को जानता है यही कहता है कि फलां आदमी आंख मारते हुए कि उसने अपना सेटिंग कर लिया है। वित्त मंत्री ने चेताया था कि अब इस तरह के लेन देन की एक चेन है जिससे बचना मुश्किल है, कोई ना कोई किसी न किसी एंड पे पकड़ा जाएगा। इलाहाबाद में वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दौरान पंडों के पास राष्ट्र के इस महायज्ञ में योगदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना वे 500 और 1000 के बिना कहां मानने वाले थे। लेकिन नोटबंदी ने दक्षिणा के रेट गिरा दिया है। 11 और 51 रुपए से ही काम चलाना पड़ा। इन्हीं पैसों से पंडों की कुछ महीनों की कमाई हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि गंगा में नोट बहा देने से पाप नहीं धुल जाते। यह भी हो सकता है कि पंडों को इस बार पुण्य कमाने का मौका मिला हो, असली पैसा मिला हो। सरकार लगातार सुधार का दावा कर रही है स्थिति में और प्रयास भी कर रही है, लेकिन समस्या इतनी व्यापक है कि एक झटके में फैसला तो लागू हो सकता है मगर समाधान नहीं। प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो तकलीफ उठाने के बाद भी धीरज नहीं खो रहे हैं। धीरे धीरे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नोटबंदी के इस फैसले का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। मतलब क्या इससे संकट से गुजर रहे सरकारी बैंक बच जाएंगे जो दिवालिया के कगार पर बताए जाते हैं। कई एनपीए के बढ़ते घाटे के बाद भी उनकी क्षमता में सुधार आएगा। रियलिटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। इसे काले धन का गढ़ कहा जाता है। पहले से ही सुस्त चल रहे इस सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। क्या फ्लैट के दाम कम होने लगेंगे। इसका उन पर क्या असर पड़ेगा जो खरीद नहीं सके हैं, और इसका उन पर क्या असर पड़ेगा जो पहले से खरीद चुके हैं। पुराने फ्लैट के दाम गिरेंगे तो इनके भरोसे बैठे मध्यम वर्ग का क्या होगा जो अपनी बचत मानता है। भारत में 70% असंगठित क्षेत्र में कारोबार होता है। इस पर नोटबंदी का क्या असर होगा। बेहतर है इस फैसले से जुड़े व्यापक सवालों की तरफ भी मुड़ा जाए। क्या खाते में जमा राशि के आधार पर बड़ी संख्या में लोग आयकर के दायरे में आएंगे। ड्राइवर, कारीगर, कारोबारी के लिए अब बचना मुश्किल हो जाएगा। सर्विस सेक्टर का बहुत सा कारोबार नगद पर होता है। क्या ये सब अब चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने लगेगा। क्या सरकार के पास आयकर कम करने की गुंजाइश होगी जब बहुत सारा संसाधन आएगा। जब काला धन समाप्त होगा तो उसका असर कहां कहां और कैसे दिखेगा। देश में एक साथ कई बड़ी आर्थिक घटनाएं हो रही हैं। इस वक्त देश का आम बजट समय से पहले आ रहा है, जीएसटी लागू की जा रही है और ये नोटबंदी। क्या आप भी उम्मीदों से लबालब हैं। 50 दिन बाद हिंदुस्तान बदलने जा रहा है। बेहतर है इसकी तैयारी में जुट जाइए और उन अमीरों की मदद कीजिए जो नींद की गोली लेकर भी नहीं सो पा रहे हैं। उन्हें भी मदद की जरूरत है। और उन गरीबों की भी मदद कीजिए जो सो तो पा रहे हैं चैन से मगर कतार में खड़े खड़े बेचैन हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर गुरबचन सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री हैं और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आप पढ़ाते हैं। राजीव कुमार हैं, आप सीनियर फेलो हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के हैं। राजीव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अमीर कौन लोग हैं। आप तो उद्योग संस्थानों से भी जुड़े रहे हैं, जिन उद्योगपतियों को जानते हैं, क्या ये वो अमीर हैं जो नींद की गोली खाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। वैसे तो अधिकांश अमीरों को जो उनके तौर तरीके हैं उसमें वैसे भी आम दिनों में भी नींद ठीक से नहीं आती है नींद की गोलियों खाने के बाद। मगर मुश्किल आज के दिनों में यह है कि पहली बार आज शायद हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि उनको वो इस बात को अब समझ गए हैं कि जितना उन्होंने भ्रष्टाचार और अपने गोरख धंधों से काला धन जमा के रखा है। और मैंने सुना है कि बहुत से लोगों के पास ब्लैक मनी के वेयर हाउसेज हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब कोठरियां नहीं हैं, कोठे हैं जिसमें सिर्फ भरा पड़ा है उनका काला पैसा। तो उनको लगने लगा है कि अब ये इस काली कमाई का उनको कोई भी फायदा नहीं होगा और कोई तरीका भी उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना भी वो जोर लगा लें वो 2.5 लाख रुपए के कितने ही सैकड़ों लोगों को बंटवा दें, मगर जिनके पास 13,000 करोड़, किसी के पास 10,000 करोड़ इस तरह की राशि लगी हुई है, तो उन बेचारों को ये कौन लोग हैं। मतलब हम जिन्हें आमतौर पर कॉर्पोरेट कहते हैं, जो काले सूट में प्रधानमंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री के आसपास नजर आते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास काले धन का वेयर हाउस है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमारा व्यापारी वर्ग इतना बड़ा चोर है कि इतना पैसा बचा कर रखा हुआ है जिसे हम बड़ी इज्जत की निगाह से भी देखते हैं। ये कौन लोग हैं। देखिए रवीश जी, बात यह है कि मैं नाम तो ले नहीं सकता, नाम ना ले, लेकिन बताएं कि क्या हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इतना बड़ा चोर है सर। मगर बात यह है कि नहीं, मगर बात यह है कि ये जो तथ्य है वो ये है कि NIPF ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने 3 साल पहले अपनी स्टडी में कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में 20 से 40% तक का काला धन
चलता है और ये सब लोग मानते हैं। तो कम से कम एक 14, 14.5, 15 लाख करोड़ जो है वो इस धन की राशि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित है और बल्कि ज्यादा तेजी से चलती है। अब ये किनके पास है, ये आपका अंदाज मेरे से बेहतर होगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि मैं अमीर लोग देखिए, मैं जैसे बताता हूं चैन से सो रहे हैं। नहीं, सुनिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सामान लेने जाइए, कोई जना कैश के अलावा काम नहीं करता है। आपसे कार्ड भी नहीं लेगा, पैसे भी नहीं लेगा। मैंने पूछा, मैं खुद गया हूं एक बार, कई साल हो गए, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सारा काम कैश से होता है। अब वो दुकानदार अगर सारा काम कैश से कर रहा है तो उद्योग जगत तक जितनी भी पैदावार हो रही है वो सब कैश पे ही हो रही है। उसी तरह से अगर आप फार्मासिस्ट के पास जाइए, वो कभी आपको बिल नहीं देता, और जो बिना बिल के वो जो दे रहा है और उसकी जो सेल है वो 6 लाख रुपए है और वो दिखा सिर्फ 2 लाख रहा है, तो जो 4 लाख उसने बेची उसका भी, सारी दवाइयों का भी जो पैदावार है वो भी उसी तरह से हो रही है। तो ये वही लोग हैं, बिल्डर्स हैं, बहुत तरह के जो हैं वो बिचकौलिए हैं, आड़ती हैं, और जो लिकर ट्रेड में है बेतहाशा। आपने पता नहीं, आपने सुना होगा, साहब हैं जिनका बेचारे का कत्ल हो गया, वो ट्रक में लेके पैसा चलते थे। गुरबचन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो बहुत सारे आंकड़ों को देखते होंगे सर, पर ये बताइए कि ये जो अमीर लोग हैं, आपके दिमाग में भी कोई है जिसे हम ग्रोथ के हीरो समझते हैं, हमारे देश के नायक? मुझे तो अगर हैं तो बताएं, और ये भी बताएं कि क्या वाकई उनकी नींद उड़ गई है, या उनके जो तरीके हैं जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, कई पत्रकार आते हैं, मिल के आते हैं कि उन्होंने अपना सेट कर लिया, इन्होंने अपना सेट कर लिया है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? हमारी इतनी समझ नहीं है कि हम उनके भाई खाते को देख के, तो वो दिखाएंगे नहीं, देख के बता सके कि हाँ इन्होंने अपना पैसा सेट कर लिया। ये नॉलेज आपकी पास नहीं होगी, ये नॉलेज मेरे पास नहीं होगी, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को लेंगे, या सीबीआई को लेंगे, या विजिलेंस को लेंगे, या एमपीज की इंफॉर्मेशन को लेंगे, या एमएलएस की इंफॉर्मेशन को लेंगे, तो इन सब अथॉरिटीज के पास, आरबीआई के पास किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी फॉर्म में ये नॉलेज है, और उसको इकट्ठा करके उस पर स्पेसिफिक एक्शन, टारगेटेड एक्शन लेने की जरूरत है। मेरी अपनी राय ये है कि बजाय इसके कि पूरी इकोनॉमी पर इतना बड़ा कदम उठाया जाता, उससे अच्छा ये होता कि स्पेसिफिक टारगेट को लेके किया जाता है। जैसे राजीव जी अभी बता रहे थे, और सही बता रहे थे, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सरेआम सबको पता है कि कैश में होता है। जब सरेआम सबको पता है कैश में होता है, इस इंडस्ट्री में होता है, और इन दुकानदारों के पास होता है, या इन फैक्ट्री वालों के पास होता है, तो जाहिर है कि ये बात सरकार से भी छुपी नहीं है। हम ये मान लें कि वहां पर ब्लैक मनी नहीं है जहां पर कैश में काम नहीं होता? क्या ये अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत है कि जहां कैश में काम नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन के अलावा वहां ब्लैक मनी नहीं होता है? सर नहीं, वहां भी होता है, वहां भी होता है। वहां पर ऐसा होता है कि हो सकता है कैश ट्रांजिट में आए, तो आया और गया। तो अब ये हुआ क्या है कि 9 नवंबर को जब ये स्कीम लागू की गई है, तो उस टाइम जैसे म्यूजिकल चेयर्स होता है, तो बात यह है कि उस रात को जिसके पास कैश पड़ा था वो पकड़ा गया, और उससे हफ्ता पहले जिनके पास था वो इसके दायरे में नहीं आते, इसके हफ्ते बाद जिनके पास जाता वो दायरे में नहीं आते। तो ये है कि उस म्यूजिकल चेयर में उस टाइम किसके पास आ गया, जिसका रुका हुआ था वो फंसा। वो काला धन चलता रहता है, प्रवाहित रहता है, जो जिसका चल रहा था वो बच रहा था। बिल्कुल। पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं हमारे अपने दर्शकों के लिए कि ये जो अमीर लोग हैं, कौन हैं जो जाग रहे हैं बेचारे? लोग यही पूछ रहे हैं कि लाइन में तो हम योगदान कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिनके बारे में ये बात कही जा रही है? नहीं, रवीश जी आते हैं सर, एक सेकंड ऐसा है। हाँ, आ रहे हूँ सर, एक सेकंड आ रहा हूँ सर। हाँ, ऐसा है कि काफी व्यापार, काफी इंडस्ट्री चलती है कैश पर, कुछ चेक पर, कुछ कैश पर। सबको पता है 2 तरह की बिल बुक्स बनती हैं, कुछ अमाउंट चेक में दिखाया जाता है, या एक सेट ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, कुछ दूसरा कैश में चलता है। 50 दिन बाद बदल जाएगा सर ये अगर और कदम नहीं उठाए गए और सिर्फ इसी कदम पर रुके रहे तो कुछ खास बदलने वाला नहीं है। देन मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, उससे आज तक ब्लैक मनी कम नहीं हुआ था, बल्कि बहुत और बढ़ा था।
सो इस स्टेप से नहीं होगा। हाँ, ठीक। इस स्टेप के साथ साथ और काफी कदम उठाए हो जाएं। सकता है उठाने वाले हों जिसकी हाँ, हो जानकारी सकता हमें है नहीं उठाने वाले हों, एंड उम्मीद है कि उठाएंगे। तो वो जब उठाएंगे उन कदमों से ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, जैसे आम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से अपनी भागीदारी निभाई, क्या उद्योग जगत, व्यापार जगत, जिस पे शक हो रहा है राजनेताओं के अलावा कि ये लोग नींद की गोली खा के भी नहीं सो पा रहे हैं, यानी चोर हैं जिनके पास खजाना है, क्या इन लोगों को आगे आके नहीं कहना चाहिए कि हम भी इस राष्ट्रीय मौके में योगदान देंगे, अपने कारोबार को ठीक करेंगे अगर हम चोर हैं तो? वो तो थोड़ा मुश्किल है। वो कैसे इस लेवल को लेके जी रहे हैं, मतलब अगर उनको जीना ही है तो वो मतलब कितना गिर चुके हैं कि इस लेवल को लेके, मतलब प्रधानमंत्री भी अब उनको कह रहे हैं कि अमीर लोगों की नींद नहीं जा रही है, तो उस लेवल को लेके अमीर होने का फायदा क्या? इससे तो अच्छा मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडियन इकोनॉमी में जो टैक्स डिपार्टमेंट के डर से या और किसी वजह से वो इस टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ पाते। उनकी टैक्सेबल ये कौन लोग है? जैसे ओला का ड्राइवर है, 40,000 कमा रहा है, उससे तो अब टैक्स में आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। वो तो खैर फिर भी फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। बैंड वाला है, बैंड वाला है, टेंट वाला है, इन सबको आना पड़ेगा। अब आना पड़ेगा। वो पहले भी ऐसा नहीं है सेल्स कि टैक्स वगैरह तो दे रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये सारे चोर उचक्के बदमाश ऐसे लोग भरे हुए हैं। हाँ। ये थोड़ी सी टैक्स डिपार्टमेंट को फ्रेंडलीनेस दिखानी पड़ेगी ताकि लोग इसके साथ साथ जुड़ें।